तो इस वीडियो में हम अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का आगे का पोर्शन कवर करते हैं। पहली वीडियो में हमने माइक्रोब्स जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल स्केल पे जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी बात की थी। फिर हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब किस तरह से इस्तेमाल होते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस किया था। यहाँ पे हम माइक्रोब्स के जो आगे के सर्विसेज हैं, जैसे बायो कंट्रोल के एजेंट की फॉर्म में वो किस तरह से वर्क कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइज़र की फॉर्म में किस तरह से वर्क कर सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम माइक्रोब्स की जो बची हुई सर्विस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहली सर्विस है बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अच्छा, बायो कंट्रोल एजेंट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। जब भी ह्यूमंस को हार्म करने वाला कोई प्लांट या फिर एनिमल्स होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पेस्ट से। पेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ऐसा प्लांट हो या फिर एनिमल हो जो आइदर ह्यूमंस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा हो, या तो ह्यूमंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा हो, कोई डिजीज़ कर रहा हो, और ह्यूमन प्रोडक्शन को, जो ह्यूमन बींग्स प्रोडक्शन करते हैं उसको अफेक्ट कर रहा हो, उसको रिड्यूस कर रहा हो। तो दोनों कंडीशन वाले ऐसे प्लांट और एनिमल्स को हम क्या कह करके बुलाते हैं? पेस्ट कह करके बुलाते हैं। प्लांट पेस्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप लैंड में ग्रो हो जाते हैं। एग्रीकल्चर किया है आपने, कोई क्रॉप लगाया है, उसमें अनवांटेड प्लांट्स जब लग जाते हैं तो वो जो अनवांटेड प्लांट है वो हमारे क्रॉप प्लांट के साथ में सॉइल न्यूट्रिशन के लिए कम्पीट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो मेन प्लांट है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। एनिमल्स के अंदर अगर बात करें तो बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो पेस्ट की तरह काम करते हैं। इंसेक्ट्स जैसे मस्कीटो वगैरह जो डिजीज़ कर सकते हैं, या फिर कोई इंसेक्ट लार्वा जो हमारी क्रॉप को ख़राब कर सकता है। तो बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट की तरह काम कर रहे होते हैं। तो ये ब्रॉड कंसेप्ट में हमने पेस्ट को बताया कि पेस्ट क्या होता है। अब इन पेस्ट को डील करने के लिए हमारे पास में क्या तरीका है? अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो हम पेस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं? अगर ट्रेडिशनल मेथड की बात की जाए तो ट्रेडिशनल मेथड में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन केमिकल्स को पेस्टिसाइड बोला जाता है। पेस्टिसाइड जैसे कि वीडीसाइड हो सकता है, अगर वीड्स को किल कर रहे हैं तो वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को किल करेगा, इंसेक्टिसाइड। तो बहुत सारे तरह के पेस्टिसाइड हमारे पास में अवेलेबल हैं। पर पेस्टिसाइड को यूज़ करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पेस्टिसाइड एक केमिकल है। ये केमिकल जो है वो ह्यूमंस को भी तो हार्म करेगा एक लॉन्ग टर्म में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई हमने अपने क्रॉप प्लांट पे वीडीसाइड प्लांट को डाला, पर वो जब क्रॉप प्लांट हम खाएंगे तो ये वीडीसाइड हमारी बॉडी में भी तो आ सकता है, ह्यूमंस के कांटेक्ट में भी तो आ सकता है ना। तो पहला तो ये होता है कि ये इतने हाई स्केल पे अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो ह्यूमंस को हार्म हो सकता है, ये एक लॉन्ग टर्म में हार्म कर सकते हैं टू ह्यूमंस। पहला कंडीशन तो ये है। ह्यूमंस को हार्म करने के साथ में जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, पर्टिकुलरली इंसेक्टिसाइड जब हम किसी क्रॉप के ऊपर छिड़कते हैं तो इंसेक्टिसाइड क्या करेगा? हार्मफुल इंसेक्ट को तो मारेगा ही, लेकिन जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं, आपको पता होगा कि क्रॉप प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ पॉलिनेटर इंसेक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिनको हम बेनिफिशियल इंसेक्ट में काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम इंसेक्टिसाइड डालेंगे तो इंसेक्टिसाइड हार्मफुल इंसेक्ट को भी मार देता है और बेनिफिशियल पॉलिनेटर इंसेक्ट्स को भी मार देता है। अगर दोनों ही मर जाएंगे तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन वैसे ही कम हो जाएगा, पेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब एक लॉन्ग टर्म में हम लगातार पेस्टिसाइड को यूज़ करना कोई बहुत ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है। तो इसका ऑल्टरनेटिव होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसके अंदर में आपको मालूम होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम बिना केमिकल्स का इस्तेमाल करके फार्मिंग करने की कोशिश करते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। अगर हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्ट को कैसे डील किया जाएगा? ये जो पेस्ट है, इंसेक्ट्स हैं जो हमारी क्रॉप को हार्म कर रहे हैं, उनको हम कैसे ख़त्म करेंगे, उनको कैसे मैनेज करेंगे? तो उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक टेक्निक होती है प्रीडेशन मेथड। प्रीडेशन क्या होता है?
प्रीडेशन एक टाइप का इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है जहाँ पे एक प्रीडेटर होता है जो कि प्रे को खाता है, ठीक है ना। प्रे को कौन खाएगा? प्रीडेटर खाएगा। अगर यही रिलेशन हम पेस्ट को कंट्रोल करने में, जो इंसेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने में यूज़ करें तो कैसा रहेगा? जो हमारे पास में हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, मान लो हमारी क्रॉप में जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, इनको फीड करने के लिए हम क्या यहाँ पे ऐड कर देंगे? प्रीडेटर ऐड कर देंगे। तो प्रीडेटर ऐड कर देंगे। प्रीडेटर क्या करता है? प्रीडेटर हार्मफुल इंसेक्ट्स को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करता, लेकिन उनकी पॉपुलेशन को इतना लो कर देगा कि वो हमें डैमेज करने में कैपेबल नहीं होंगे। तो प्रीडेटर क्या करता है? हार्मफुल इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा, उसको कंट्रोल रखेगा। तो इस तरह से प्रेडेटर को इस्तेमाल करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके हम जो हार्मफुल इंसेक्ट्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बताएं तो हमारे पास में अगर प्रीडेटर है, अलग अलग तरह के प्रीडेटर अलग अलग तरह के प्रे या फिर इंसेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो इंसेक्ट हमारे पास पेस्ट हैं उसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे पहला प्रीडेटर है लेडी बर्ड, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला प्रीडेटर इज लेडी बर्ड। लेडी बर्ड किसको कंट्रोल करती है? एफिड्स को। एफिड्स ना हरे हरे कलर के छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो यंग लीव्स को खा लेते हैं। प्लांट्स पे जब भी नई लीव्स आती हैं एफिड्स उस पर लग जाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। तो लेडी बर्ड्स जो होती हैं वो एफिड्स को कंट्रोल करने में अच्छी प्रीडेटर की तरह बिहेव करती है। ड्रैगन फ्लाई, पतंगा जिसको बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई। अब ड्रैगन फ्लाई जो है मस्कीटोज़ को किल करता है। मस्कीटोज़ की पॉपुलेशन आपने देखी होगी इंडिया में, बरसात के टाइम पे मस्कीटो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई जो है वो एज अ गुड प्रीडेटर की तरह वर्क कर सकता है, मस्कीटोज़ की पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देगा। तीसरा एक और याद रखो, गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश, गैम्बूसिया फिश मस्कीटो लार्वा को किल करती है। आपको मालूम होगा मस्कीटो जो होते हैं अपनी लार्वा फॉर्म में पानी में पाए जाते हैं। जहाँ पर रुका हुआ पानी रहता है वहाँ पर मस्कीटो लार्वा ग्रो करते हैं। अगर इसमें हम गैम्बूसिया फिश, जो कि बहुत ही छोटी फिश होती है, 4 से लेकर 8 सेंटीमीटर की एक छोटी सी फिश होती है, अगर इसको डाल दें तो ये मस्कीटो लार्वा को किल कर देगी। तो अगर हम अपने पॉन्ड में, तालाब वगैरह में जहाँ पर रुका हुआ पानी होता है, तो वहाँ पे मस्कीटो पैदा ना हो पाए उसके लिए हम गैम्बूसिया फिश को जनरली यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कुछ प्रीडेटर प्रे रिलेशन है जहाँ पे हमें पेस्ट को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि अगर आपको प्रीडेटर को इस्तेमाल करना है किसी प्रे को ख़त्म करने के लिए, तो पहले आपको प्रीडेटर की लाइफ साइकिल और प्रे की लाइफ साइकिल, दोनों की लाइफ साइकिल अच्छे से पता होनी चाहिए। भाई कौन सा प्रीडेटर किस प्रे के लिए लगेगा, कौन से इंसेक्ट के लिए लगेगा, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तभी जाकर के आप एक कॉम्बिनेशन में प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप बना पाएंगे। ये तो हो गया प्रीडेटर की बात। लेकिन प्रीडेटर के अलावा माइक्रोबियल बायो कंट्रोल अगर हम बताएं, ऐसे माइक्रोब्स जो बायो कंट्रोल की तरह काम करते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। माइक्रोबियल बायो कंट्रोल में हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे, वायरस का इस्तेमाल करेंगे, फंजाई का इस्तेमाल करेंगे। ये पैरासाइट की फॉर्म में ग्रो करेंगे। किस तरह से ग्रो करेंगे? पैरासाइट या फिर डिजीज़ कॉज क्रिएट करेंगे। और जो होस्ट पेस्ट है, जो होस्ट है, मतलब जो कि इनके लिए पेस्ट है, हमारे लिए तो वो पेस्ट है, इनके लिए वो होस्ट है, और उस होस्ट को जाके किल कर देंगे। तो ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई भी बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। जिसमें से एक बहुत ही फेमस बायो कंट्रोल एजेंट बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया, वही हमें इसमें मेन डिस्कस करना है। बीटी बैक्टीरिया, बीटी टॉक्सिन के नाम से ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पहला जो माइक्रोबियल बायो कंट्रोल है दैट इज बैक्टीरिया। इसमें भी जो सबसे फेमस टाइप का बैक्टीरिया जो बायो कंट्रोल की तरह यूज़ किया जाता है दैट इज बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर में एक पर्टिकुलर जीन होता है। इसके पास में एक स्पेसिफिक जीन होता है जिसको बोलते हैं क्राई जीन।
ठीक है। अच्छा, ये जब जीन एक्सप्रेस करता है तो ये एक पर्टिकुलर टॉक्सिन बनाता है जिसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। इसका नाम ही पड़ गया है बीटी टॉक्सिन। बीटी का मतलब बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये बैक्टीरिया के नाम पे। पर ये अपने अंदर में जो टॉक्सिन बनाता है ना, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं बनाता, वो क्रिस्टल फॉर्म में बनाता है। जो जितना भी टॉक्सिन बनाता है उसको क्रिस्टल फॉर्म में बनाता है, मतलब ये सॉल्यूबल नहीं है। अगर सॉल्यूबल नहीं है तो ये नॉन एक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म में इसकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। मान लो कभी ये जो इंसेक्ट है, ये बैक्टीरिया है, ये किसी इंसेक्ट के लार्वा के गट में चला जाता है। इंसेक्ट ने इसको खा लिया या इंसेक्ट की बॉडी में इसने एंटर कर लिया। अच्छा, लार्वा के जो गट होता है, इंसेक्ट्स के जो गट होते हैं वो 3 पार्ट में होते हैं। तो मान लो ये एक इंसेक्ट लार्वा है, यहाँ पे इसका माउथ है ना। अब इसका गट जो होगा वो 3 सेक्शन में होता है, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। पहला पोर्शन होता है फोर गट, दूसरा पोर्शन होता है मिड गट और लास्ट पोर्शन होता है हाइंड गट। 3 पोर्शन में गट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो मिड गट होता है, इसका जो पीएच होता है दैट इज एल्कलाइन पीएच, बेसिक पीएच। एल्कलाइन पीएच होता है, बेसिक टाइप का यहाँ पे पीएच प्रेजेंट होता है। जैसे ये बैक्टीरिया, ये जो बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल है, ये इसके मिडगट में पहुँचता है। मिडगट में इसको क्या मिलता है? एल्कलाइन पीएच। जैसे ही एल्कलाइन पीएच इसको मिलता है तो क्रिस्टल का प्रॉपर्टी होती है कि एल्कलाइन पीएच में सोल्यूबलाइज हो जाता है, ये पानी में सोल्यूबल हो जाता है, सोल्यूबलाइज हो जाता है और सोल्यूबलाइज होकर के एक्टिवेट हो जाता है। बैक्टीरिया के जो लार्वा के मिडगट के अंदर, ये इंसेक्ट का लार्वा है, इसके मिडगट में एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद में ये जो इसकी मिडगट की लाइनिंग है, जो इसकी मिडगट की कवरिंग है, इसमें पोर क्रिएट कर देता है। जगह जगह पे क्या क्रिएट कर देता है? यहाँ पे बहुत सारे पोर्स क्रिएट कर देता है, छेद क्रिएट कर देता है। और ये पोर क्रिएट होने की वजह से इस लार्वा की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है थोड़े दिन में। तो इस तरह से बीटी टॉक्सिन जो है बीटी बैक्टीरिया का, वो लार्वा को किल कर सकता है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? देखो, हमने सिंपल सा समझ लिया कि भाई ये लार्वा को मारता है, और लार्वा जो होती है ना वो फीडिंग स्टेज होती है। अगर इंसेक्ट की बॉडी में देखें तो लार्वा फीडिंग स्टेज होती है, इसका सिर्फ एक ही काम होता है, पत्तों को खाना। तो अगर हम जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े पत्ते लगे हुए हैं, उन पत्तों को इस पर्टिकुलर इंसेक्ट से अगर हमें बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं। इस बैक्टीरिया को क्या करते हैं? कल्चर कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको कल्चर कर लिया जाता है। कल्चर करने के बाद में इसको ड्राई करके पाउडर बना लिया जाता है। ब्राउन पाउडर की फॉर्म में ये रहता है, ब्राउन कलर का पाउडर रहता है ये। और इस पाउडर को हम पैकेट्स में या फिर सैचेज में, सैशे जो होते हैं, या फिर पैकेट्स में सोल्ड करते हैं, मार्केट में ये बिकते हैं। किस फॉर्म में? ड्राई पाउडर की फॉर्म में। जब इसको प्लांट पे छिड़कना हो, मान लो हमारे पास में कोई प्लांट है, इसको हमें लार्वा से बचाना है, तो इस पर कैसे हम बीटी टॉक्सिन डालेंगे? इस ड्राई पाउडर को हम पानी के साथ मिक्स करते हैं। पहले इसको क्या करते हैं? मिक्स करते हैं विद वाटर, और वाटर के साथ मिक्स करने के बाद में इसको स्प्रे कर दिया जाता है प्लांट के ऊपर। तो जिससे क्या होगा कि जो बीटी टॉक्सिन है वो इसकी प्लांट लीफ पे ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा, और जब कोई भी इंसेक्ट इसको खाने आएगा, मान लो कोई इंसेक्ट लार्वा इसको खाता है, तो वो मर जाएगा। इस तरह से हम बीटी टॉक्सिन की मदद से अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करते थे। ये पुराना मेथड था। इससे एक और स्टेप आगे जा सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम इससे एक और स्टेप आगे चले गए, जिसमें हम क्या करते हैं? जीन्स को ऑल्टर करते हैं, है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हमने क्या किया? जो बैक्टीरिया के पास में, बीटी बैक्टीरिया के पास में जो क्राई जीन था, आपको पता है क्राई जीन ही वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने ये क्राई जीन आइसोलेट कर लिया। हमने ये क्राई जीन क्या किया? आइसोलेट कर लिया। क्राई जीन आइसोलेट करने के बाद में इसको हमने प्लांट एम्ब्रियो स्टेज में डाल दिया। जो प्लांट अभी इस एम्ब्रियो स्टेज में नया बन रहा था, मान लो ये प्लांट का एम्ब्रियो है, इसमें कुछ सेल हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं है।
तो इस एम्ब्रियो के अंदर में हमने ये जो डीएनए है ये इंसर्ट कर दिया। अच्छा, ये प्लांट एम्ब्रियो आगे चल करके नया प्लांट बनाएगा, ठीक है। जब ये नया प्लांट बनाएगा तो क्या इस प्लांट का हर एक सेल, कोई सा भी सेल उठा करके देख लो, हर एक सेल जेनेटिक मटेरियल में बिल्कुल इसके जैसा आइडेंटिकल होगा? हाँ। तो हमने यहाँ पर एम्ब्रियो स्टेज में जो क्राई जीन डाला था, क्या वो हर सेल में पहुँच जाएगा ड्यू टू माइटोसिस? हाँ। तो वो हर सेल में क्राई जीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हर एक सेल, प्लांट का कोई सा भी सेल उठा करके देख लो, वो अपना टॉक्सिन, जो बीटी टॉक्सिन है, वो खुद से प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर इस प्लांट को खाने के लिए मान लो कोई इंसेक्ट लार्वा आता है, कोई भी इंसेक्ट लार्वा इसको खाने के लिए आएगा, तो अपने आप ही वो मर जाएगा, क्योंकि इस प्लांट में हर एक सेल में बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट है। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें बार बार ये बीटी टॉक्सिन का पाउडर इस प्लांट पे छिड़कना नहीं पड़ेगा, वो प्लांट खुद ही बीटी प्लांट बन चुका है। ये जो प्लांट है इसको अब क्या बोलते हैं, बीटी प्लांट, ठीक है। अब हमें यहाँ पर किसी बैक्टीरिया की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे कोई माइक्रोबियल बायो कंट्रोल नहीं है। ये कोई माइक्रोबियल बायो कंट्रोल का एग्जाम्पल है क्या? नहीं। ये प्लांट खुद एक बायो कंट्रोल की तरह काम कर रहा है, खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी और दूसरे की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। इसी टेक्निक को यूज़ करके एक टाइम पे ये बहुत फेमस टेक्निक थी, इसको यूज़ करके हमने अलग अलग तरह के प्लांट बनाए हैं। बीटी कॉटन, जिसमें जो फेमस टाइप के हैं बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल, ये सब कुछ बहुत फेमस टाइप के प्लांट्स हैं जो हमने इस पर्टिकुलर टेक्निक से, डीएनए ट्रांसफ़र मेथड से जनरेट किए हैं। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि कुछ दिन बाद हमें ये समझ में आया कि भाई अगर हम प्लांट्स में ये पर्टिकुलर जीन ऐड कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल जो जीन है, नॉर्मल जो प्लांट पॉपुलेशन है, स्पीसीज़ है, उसके जीन पूल में जाके सेट हो सकता है। और एक बार अगर ये पूरे जीन पूल में, पूरी स्पीसीज़ में फैल गया, तो इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। अब बोलेंगे सर इसको कंट्रोल क्यों करना है, ये तो इंसेक्ट को किल कर रहा है, हमें किल नहीं कर रहा। भाई हो सकता है कि आज ये हमें किल नहीं कर रहा, लेकिन इसमें कोई ऐसा म्यूटेशन आ जाता है जो हमें भी किल करने लगे, है ना। हो सकता है ना कि ये जो बीटी टॉक्सिन वाला जीन है, क्राई जीन, ये धीरे धीरे म्यूटेट करके अपने आप को ऐसा बना ले कि ये ह्यूमंस पे भी इफेक्टिव हो जाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, म्यूटेशन से ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर टेक्निक बाद में बैन कर दी गई थी। तो ये पर्टिकुलर टेक्निक को बाद में क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। आज के टाइम पे बीटी क्रॉप प्लांट बनाना अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट से छुप के बहुत लोग अभी भी बनाते हैं, लेकिन ये फिर अलाउड नहीं होता। ये हो गया बैक्टीरिया की कंडीशन। दूसरा जो हमें एग्जांपल याद रखना है वो फंगल माइक्रोबियल एजेंट है। फंगस को हम किस तरह से एज अ माइक्रोबियल एजेंट इस्तेमाल करने वाले हैं वो समझना है हमें। तो फंगस एक माइक्रोबियल एजेंट की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि एक फ्री लिविंग फंगस है। ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये फ्री लिविंग फॉर्म में पाया जाता है सॉइल में। ये सॉइल में ना प्लांट्स की रूट के आसपास ज़्यादा मिलता है, क्योंकि प्लांट्स की रूट के आसपास ऑर्गेनिक मैटर रहता है जिसको फीड करता है फंगस। तो ये प्लांट की रूट के आसपास ऐसे ग्रो करता हुआ दिखाई पड़ता है। प्लांट्स के साथ कोई एसोसिएशन नहीं बनाता, सिर्फ प्लांट्स की रूट के आसपास जनरली ग्रो करता हुआ मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको ऑर्गेनिक मटेरियल ईजिली मिल जाएगा। अब मान लो ये तो फ्री लिविंग फॉर्म में है और प्लांट्स को कोई हार्म नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया या फंजाई, मान लो कोई दूसरा बैक्टीरिया है या फिर कोई दूसरा फंजाई है जो कि हार्मफुल है, जो कि इस प्लांट के लिए हार्मफुल है, वो इस प्लांट को अटैक करने की जब कोशिश करेगा तो पहले उसको इस फंगस से डील करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी माइक्रोब ये नहीं चाहता कि जहाँ पर वो प्रेजेंट है वहाँ पर कोई दूसरा माइक्रोब आकर के बैठे। तो ये जो फ्री लिविंग फंगस है वो अपने अंदर से कुछ केमिकल रिलीज़ करके इनको किल कर देगा। तो इस तरह से वो इस प्लांट को भी प्रोटेक्ट कर लेगा। किससे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये फ्री लिविंग फॉर्म में है, प्लांट के साथ कोई एसोसिएशन नहीं बनाता, लेकिन फिर भी प्लांट की रूट में बहुत सारे पैथोजन को रोकता है, बहुत सारी डिजीज़ को रोकने का काम ये कर रहा होता है। तो ये बात हो गई फंगल बायो कंट्रोल एजेंट। जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप का बायो कंट्रोल एजेंट है, जिसको आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वायरस को एज अ
बायो कंट्रोल एजेंट, जहाँ पे हम वायरस को यूज़ करके बायो कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है। तो जो वायरस बायो कंट्रोल एजेंट है ना, ये बेस्ट टाइप के माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। वायरस जो होते हैं वो सारे बायो कंट्रोल में बेस्ट टाइप के माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायरस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, सबको किल नहीं करते। क्योंकि जो इस वायरस होता है वो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप शो करता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ में, एक पर्टिकुलर सेल के साथ में, इसीलिए ये एक स्पेसिफिक स्पीसीज़ को ही किल करता है। ऐसा बायो कंट्रोल मेथड, ऐसा कोई मेथड जो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ को टारगेट करे या छोटी सी ग्रुप को टारगेट करे, सबको टारगेट ना करे इनडिस्क्रिमिनेटली, उसको बोला जाता है नैरो स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोलते हैं? नैरो स्पेक्ट्रम। और अगर कोई ऐसा मेथड है जो बहुत ही सारे बड़े ग्रुप को अफेक्ट कर रहा हो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ज़्यादा अच्छा बायो कंट्रोल मेथड में ज़्यादा अच्छा एजेंट कौन माना जाएगा? जो स्पीसीज़ स्पेसिफिक होगा, ताकि वो नॉन टारगेट स्पीसीज़ को कुछ भी अफेक्ट ना करे। तो नैरो स्पेक्ट्रम स्पीसीज़ होने की वजह से ये नॉन टारगेट जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनको अफेक्ट नहीं कर रहा होता। ज़्यादातर जो वायरस बायो कंट्रोल की तरह यूज़ किए जाते हैं वो एक ग्रुप में आते हैं जिनको बोलते हैं बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस बिलोंग करता है। बैक्यूलो वायरस किस में आता है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। तो ये जीनस का नाम है और इसमें से जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बैक्यूलो वायरस बोलते हैं। ज़्यादातर वायरस जो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं वो इसी जीनस से वाले होते हैं और इस नाम के होते हैं। वायरस को हम तब जनरली इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया पे वर्क कर रहे हो। मतलब अगर एक ऐसा एरिया जहाँ पर किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाई पड़ेगा, जो इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पे हमें बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटेड किलिंग करनी होती है पेस्ट की। तो अगर हमें इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के लिए कोई बायोपेस्टिसाइड चाहिए तो वो वायरस सबसे बेस्ट रहता है। या फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है एग्रीकल्चर के लेवल पे जहाँ पे हम बेनिफिशियल इंसेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सारे इंसेक्ट को हम इनडिस्क्रिमिनेटली किल नहीं करेंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो चलते हैं वहाँ पे भी वायरस का एज अ बायो कंट्रोल एजेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बायो कंट्रोल के बाद जो दूसरी सर्विस एग्रीकल्चर के अंदर ये प्ले करते हैं, दे आर बायो फर्टिलाइज़र की फॉर्म में। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र्स। देखो, बायो फर्टिलाइज़र से पहले हमें फर्टिलाइज़र का मतलब पता होना चाहिए। फर्टिलाइज़र एक ऐसा केमिकल या फिर हम ऐसा एडिशनल मटेरियल अपनी सॉइल में, एग्रीकल्चरल फील्ड में ऐड करते हैं जिससे जो सॉइल का न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो फर्टिलाइज़र कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर में नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, एटसेट्रा। जनरली इनके नंबर या इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होगा कि हमारी सॉइल के अंदर में जो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जनरली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब डेफिशिएंट न्यूट्रिशन है। तो जब हम इसको सॉइल में ऐड करेंगे तो सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ेगी, और जब सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ेगी तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, और फर्टिलिटी बढ़ने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह से हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने क्रॉप फील्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि एक लंबे समय तक अगर हम ये एडिशनल केमिकल्स का इनपुट डालते रहते हैं अपनी सॉइल में, तो सॉइल की जो नेचुरल बायोजियोकेमिकल साइकिल होती है, आपको पता होगा सॉइल के अंदर में न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं, जिसको बोलते हैं
न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो जो नेचुरल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग प्रोसेस है ना, नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म में सॉइल को बेनिफिट मिलने की जगह हार्म मिलता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जितना भी हम फर्टिलाइज़र सॉइल में ऐड करते हैं, वो फर्टिलाइज़र पानी के साथ, बरसात के साथ होता हुआ कहाँ चला जाता है? रन ऑफ इनटू नियर बाय वाटर बॉडीज़। कोई आसपास नियर बाय अगर वाटर बॉडी होगा, कोई पॉन्ड होगा, कोई रिवर होगा, तो वहाँ जा कर के वो मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र हैं वो पॉन्ड में जाके मिक्स हो गए, वाटर बॉडी में जाके मिक्स हो गए। तो वाटर बॉडी में जाने के बाद में ये प्लांट ग्रोथ या फिर एल्गी की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इतना ज़्यादा एल्गी ग्रो कर जाता है कि वो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, जिसको तुम यूट्रोफिकेशन प्रोसेस में पढ़ते हो। लेकिन सिंपल सा ये याद रख लो कि वाटर बॉडी में सारा का सारा फर्टिलाइज़र चला जाता है और इसको पॉल्यूट करता है। तो ये अल्टीमेटली वाटर पॉल्यूशन भी करता है, और एक लंबे टाइम तक लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करना सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिस्टर्ब करता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम इसका ऑल्टरनेटिव किस फॉर्म में ढूंढते हैं? इसका ऑल्टरनेटिव हम बायो फर्टिलाइज़र की फॉर्म में ढूंढते हैं। बायो फर्टिलाइज़र। अब बायो फर्टिलाइज़र का मतलब क्या है? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, और फर्टिलाइज़र मतलब ऐसा चीज़ जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा रहा हो। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा दें, सॉइल के अंदर में जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है अगर उसको इंक्रीज़ कर दें, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं उसमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। बैक्टीरिया प्लस फंजाई। कौन से बैक्टीरिया यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और बैक्टीरिया किस तरह का न्यूट्रिएंट सॉइल में बढ़ाता है, कौन से फंजाई इस्तेमाल किए जाते हैं और वो किस तरह का न्यूट्रिशन सॉइल में बढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कवर करनी है। तो पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आपको पता होगा बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, NH3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। जनरली जो भी सॉइल होती है ना, वो नाइट्रोजन में बहुत डेफिशिएंट होती है। नाइट्रोजन बहुत ही कम मात्रा में सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो एग्रीकल्चरल लैंड में नाइट्रोजन की कंटेंट को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को एग्रीकल्चरल लैंड पे यूज़ करेंगे, तो उससे नाइट्रोजन क्वालिटी उसकी इम्प्रूव हो जाएगी, नाइट्रोजन का कंटेंट सॉइल का बढ़ जाता है। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया खुद भी दो टाइप्स के होते हैं, आपको पता होंगे। एक होते हैं फ्री लिविंग, जो किसी दूसरे प्लांट के साथ में एसोसिएशन नहीं बनाते, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं बनाते, और दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक, जो दूसरे किसी प्लांट के साथ में एक एसोसिएशन बना लेते हैं जिसमें दोनों को फ़ायदा मिलता है। प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है और बैक्टीरिया को खाना और रहने की जगह मिल जाती है। अगर हम फ्री लिविंग बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें आपको 3 याद करना है, ABC। एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर ए से, बेजरनिकिया, बेजरनिकिया, और C से क्लोस्ट्रीडियम। ये तीनों फ्री लिविंग फॉर्म में, तो ABC करके आप याद रख सकते हो। सिम्बायोटिक की अगर हम बात करें तो सिम्बायोटिक फॉर्म में हमें राइजोबियम मिलता है, बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये पूरा नाम है राइजोबियम का, जो कि एक फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया होता है नॉर्मली। वैसे ये नॉर्मली किस तरह से होता है? फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया। लेकिन जब तक ये फ्री लिविंग फॉर्म में होता है नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता। जैसे ही ये किसी प्लांट के साथ में, प्लांट भी कौन सा? लेग्यूमिनस प्लांट। जो भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, जब ये इनकी रूट में जाकर के एक पर्टिकुलर एसोसिएशन बना लेता है जिसको बोलते हैं रूट नोड्यूल, ऐसे गांठ बन जाती है रूट में इनके, और इस रूट नोड्यूल के अंदर में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो जाकर बैठ जाता है। अब इस रूट नोड्यूल के अंदर में वो क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्स। फ्री लिविंग फॉर्म में वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता, लेकिन जैसे ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसी लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ बनाता है तो यहाँ पे ये रूट नोड्यूल क्रिएट कर देता है, और इस रूट नोड्यूल में
बैक्टीरिया जा करके बैठ जाता है और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके अंदर नोड्यूल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है तो प्लांट को क्या दे देगा, नाइट्रोजन, और बदले में प्लांट इसको फूड और रहने की जगह दे देता है। फूड मिल जाता है प्लस रहने की जगह एनकोरेज, ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। तो ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन हो जाता है। जैसे राइजोबियम म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बनाता है, उसी तरह से एक और बैक्टीरिया है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया भी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बनाता है, प्लांट की रूट के साथ ही बनाता है। प्लांट की रूट में नोड्यूल्स बनाता है, ये भी सेम। लेकिन यहाँ पर जो रूट नोड्यूल्स बनते हैं वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, राइजोबियम किसके साथ बना रहा है, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में। लेकिन जो फ्रैंकिया अपना एसोसिएशन बनाता है वो कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में बनाता है, जिसका एक एग्जाम्पल है एलनस। एलनस नाम का एक जीनस होता है, प्लांट का जीनस, जो कि नॉन लेग्यूमिनस जीनस है, और इसके रूट में फ्रैंकिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन परफॉर्म करके रखता है। तो ये हो गए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक है। अच्छा, नॉर्मल बैक्टीरिया के अलावा एक और ग्रुप होता है बैक्टीरिया का जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। आपको पता होगा साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो सेकंड एक और क्लास है बैक्टीरिया की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो बैक्टीरिया के अलावा हम साइनोबैक्टीरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। इसमें से जो एनाबीना होता है ये जर्नली सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है। एनाबीना फ्री लिविंग फॉर्म में भी नाइट्रोजन फिक्स करेगा और सिम्बायोटिक फॉर्म में भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो जर्नली अगर इसको ऑप्शन मिलता है तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ, एक फर्न होता है टेरिडोफाइट प्लांट जिसको बोलते हैं अजोला फर्न। अजोला फर्न के पत्तों में, मान लो ये अजोला फर्न है, पानी के ऊपर ये तैर रहा होता है, तो अजोला फर्न के पत्तों के ऊपर में जो साइनोबैक्टीरिया एनाबीना है उसकी लीफ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेता है, उसकी लीफ पे आके बैठ जाता है और सिम्बायोसिस परफॉर्म करता है। ठीक है, और अजोला कहाँ पे पाया जाता है, पानी में पाया जाता है। इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं हमारे राइस प्लांटेशन में, धान की खेती में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम होगा जब राइस जो होता है प्लांटलेट की फॉर्म में होता है, जिसको हम धान बोलते हैं, धान वाला स्टेज, तो उस स्टेज में हम धान को पानी में डुबो के रखते हैं। ये मान लो पानी है और यहाँ पे हम इस धान को पानी में डुबो के रखेंगे, है ना। अब इसमें जगह जगह पे हम अजोला फर्न डाल देते हैं। अजोला फर्न क्यों डाल दिया, क्योंकि ये जो अजोला है इसकी लीफ पर क्या प्रेजेंट है, इसकी लीफ पे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो जब इसकी लीफ पे साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये साइनोबैक्टीरिया क्या करेगा, एटमॉस्फेयर की अमोनिया को यहाँ फिक्स करेगा, जिसको हमारा राइस प्लांट यूज़ कर सकता है, जिसकी वजह से राइस प्लांटेशन इंक्रीज हो जाता है। तो एनाबीना को सिम्बायोटिक फॉर्म में अजोला के साथ में कौन लगाता है, राइस प्लांटेशन धान के फॉर्म में उसको लगाया जा सकता है, क्योंकि अजोला एक एक्वेटिक प्लांट है। इसी तरह से एक और साइनोबैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है राइस प्लांटेशन में, जिसका नाम है ओलोसीरा। ये भी एक साइनोबैक्टीरिया है और इस साइनोबैक्टीरिया को भी राइस प्लांटेशन में, धान प्लांटेशन के दौरान यूज़ किया जाता है। ये भी नाइट्रोजन कंटेंट को सॉइल में बढ़ा रहा होता है। तो अगर नाइट्रोजन कंटेंट, अगर ये डायरेक्ट ये पूछ ले कि भाई राइस प्लांटेशन के अंदर हम कौन से साइनोबैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, तो उसमें एनाबीना और ओलोसीरा जर्नली ऑप्शन में रहेगा, तो ये लगाने, वरना ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक भी आप लगा सकते हो, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया तो पानी में ग्रो कर ही जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्स कर ही रहे होते हैं। साइनोबैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया से एक और चीज़ में फ़ायदेमंद होता है कि साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स तो करता ही है, नाइट्रोजन फिक्स तो कर ही रहा होता है, लेकिन साथ में फूड का फॉर्मेशन भी करता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं सारे साइनोबैक्टीरिया। तो ये दोनों काम करेगा, नाइट्रोजन भी फिक्स करेगा और जो कार्बन फिक्स करेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसका कंटेंट भी बढ़ाएगा। तो जो सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको भी इंक्रीज करता है। तो साइनोबैक्टीरिया को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ
बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे, और नॉर्मल बैक्टीरिया को भी हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ फंजाई। फंजाई को भी एज अ बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जा सकता है। फंजाई हायर प्लांट्स की रूट में एक एसोसिएशन बनाता है जिसका नाम है माइकोरहाइजल एसोसिएशन। माइकोरहाइजा, माइकोरहाइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वापस से, जहाँ पे फंजाई के फिलामेंट्स, जो फंजाई के फिलामेंट्स होते हैं, हाइफा होते हैं, वो हायर प्लांट्स की रूट में पाए जाते हैं। हायर प्लांट्स जो हैं उनकी रूट्स के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं। हायर प्लांट्स की रूट्स में एसोसिएशन बना करके वो रहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, फंजाई को क्या फ़ायदा है, प्लांट्स को क्या फ़ायदा है, क्यों हम इसको बायो फर्टिलाइज़र बोल रहे हैं, ये भी समझते हैं। देखो, ये एक प्लांट है और ये इसका रूट है। ये प्लांट है और ये क्या है, इसका रूट। ठीक है, रूट्स के अंदर में कुछ सेल होते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स के सेल। ये सारे कॉर्टेक्स के सेल हैं। इधर भी कॉर्टेक्स के सेल होंगे। ठीक है, कॉर्टेक्स के सेल एपिथेलियम के पीछे होते हैं, जो सिंगल लेयर ऑफ कवरिंग होती है ना, उसके पीछे कॉर्टेक्स के सेल होते हैं। अब फंजाई के धागे, मान लो ये फंजाई का हाइफा है और ये फंजाई का हाइफा कॉर्टेक्स के अंदर इस तरह से अपने आप को प्रोट्यूड कर ले। कॉर्टेक्स के अंदर अपने आप को इस तरह से प्रोट्यूड कर ले, तो इसको बोलते हैं माइकोरहाइजा। इसको क्या बोलते हैं, माइकोरहाइजा। ऐसे बहुत सारे फंजाई के ब्रांचिंग होगी, तो ये हो गया माइकोरहाइजा। अच्छा, माइकोरहाइजा से फ़ायदा क्या होगा, माइकोरहाइजा से फ़ायदा ये होता है कि जो फंजाई का हाइफा पूरे सॉइल में फैला होता है, तो फंजाई पतला पतला होता है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। उसके फैले हुए होने की वजह से जो वाटर एब्जॉर्प्शन का एरिया है, फंजाई बहुत सारे एरिया से, बहुत बड़े एरिया से वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वाटर एब्जॉर्ब करके वो किसको दे देगा, प्लांट को दे देगा। तो बड़े एरिया से वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। वाटर के साथ में एक मिनरल एब्जॉर्ब करता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो सॉइल में बहुत कम होता है, क्योंकि वो सॉइल में नीचे प्रेजेंट होता है बहुत, तो उसको निकालना माइकोरहाइजा की मदद से ईजी होता है। माइकोरहाइजा फॉस्फोरस उठा के किसको प्रोवाइड कर देगा, प्लांट को प्रोवाइड कर देगा। बदले में प्लांट इसको क्या देता है, खाना देता है। बदले में प्लांट इसको फूड दे देगा। तो दोनों का बेनिफिट यहाँ पर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये माइकोरहाइजा का काम होता है। मेन जो काम होता है माइकोरहाइजा का, वो फॉस्फोरस प्रोवाइड करना। फॉस्फोरस और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो रूट की एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया है, जो रूट का टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया है, उसको कई गुना वो इंक्रीज कर देता है। अच्छा, माइकोरहाइजा भी दो तरह का होता है। ये हमारे पास में एक टाइप का माइकोरहाइजा है। यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो माइकोरहाइजा के फिलामेंट्स हैं वो कॉर्टेक्स के सेल के अंदर नहीं घुस रहे। वो कहाँ पे घुस रहे हैं, कॉर्टेक्स के सेल के बीच में जो स्पेस है, छोटी छोटी जगह है, गैप है, वहाँ पर वो प्रोट्यूड कर रहे हैं। ऐसा माइकोरहाइजा जो कॉर्टेक्स के सेल के अंदर एंटर नहीं करता, बजाय कॉर्टेक्स के सेल के बीच में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वहाँ एंटर करता है, इसको बोलते हैं एक्टोमाइकोरहाइजा। इसको क्या बोलेंगे, एक्टोमाइकोरहाइजा। एक और तरह का माइकोरहाइजा होता है जिसको बोलते हैं एंडोमाइकोरहाइजा। एंडोमाइकोरहाइजा में क्या होता है कि फंगस के जो फिलामेंट्स हैं वो अंदर प्रोट्यूड करते हैं, लेकिन कॉर्टेक्स सेल में अंदर एंटर कर जाते हैं। वो कॉर्टेक्स सेल में अंदर एंटर कर जाते हैं, इसको बोलते हैं एंडोमाइकोरहाइजा। यहाँ पे भी ब्रांचिंग होगी, काम तो सारे ही सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको बोलते हैं एंडोमाइकोरहाइजा, क्योंकि ये कॉर्टेक्स सेल में एंटर कर चुका है। जब ये कॉर्टेक्स सेल में इसका फिलामेंट एंटर करता है तो ध्यान से देखो, इसके आगे वाला जो पोर्शन है ना वो ब्रांच हो जाता है। जैसे मान लो अगर ये सेल है कॉर्टेक्स का, इसमें फंगस का फिलामेंट एंटर कर रहा है, तो वो आगे से इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ब्रांच हो जाता है ये, ताकि उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाए, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, एक्सचेंज सरफेस एरिया बढ़ जाए। ये जो पूरा ब्रांचिंग होता है इसको हम बोलते हैं आर्बस्क्यूल नेटवर्क। आर्बस्क्यूल या फिर नेटवर्क। ये जो ब्रांचिंग हुई है फिंगर लाइक, इस तरह से ट्री लाइक ब्रांचिंग हुई है, इसको बोलते हैं आर्बस्क्यूल। और ये आर्बस्क्यूल किस में काम आता है, मटेरियल्स के एक्सचेंज में। मटेरियल्स फंजाई से प्लांट और प्लांट से फंजाई में।
इसीलिए हम एंडोमाइकोरहाइजा के अंदर में इस सारे आर्बस्क्यूल को मिलाकर इसको बोलते हैं VAM टिश्यू, वस्कुलर आर्बस्क्यूलर माइकोरहाइजल टिश्यू। वस्कुलर आर्बस्क्यूलर माइकोरहाइजल, वस्कुलर मतलब वो ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, ब्रांच फॉर्म में होता है, आर्बस्क्यूल की फॉर्म में होता है, और माइकोरहाइजा है। तो एंडोमाइकोरहाइजा को हम VAM भी कह करके बुलाते हैं। जो एंडोमाइकोरहाइजा बनाने का काम करता है वो एक पर्टिकुलर जीनस का फंगस होता है, ग्लोमस जीनस। फंगस का एक जीनस होता है ग्लोमस जीनस, वो जर्नली प्लांट्स के साथ में एंडोमाइकोरहाइजा बना रहा है। यहाँ पे हमने NCERT में जो माइक्रोब्स की सर्विस दी हुई है, बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड, वो कवर कर ली, बायो कंट्रोल। लेकिन एक और हमें एडिशनल पढ़ना है जिसका नाम है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है कि अगर हम माइक्रोब्स को यूज़ करके, बैक्टीरिया और फंजाई को यूज़ करके पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, तो इसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। जैसा कि आपने सुना होगा, एक कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑयल स्पिल के टाइम पे, अगर कभी जहाज़ से समुद्र में पेट्रोलियम ट्रैवल कर रहा था और वो पेट्रोलियम समुद्र में स्पिल हो जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास ये काफ़ी फेमस है, इसलिए इसको याद रख लो, पिटूडिया, पुटीडिया, पुटीडा। इसी तरह से प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया भी आजकल हमारे पास में, आपने सुना ही होगा इनके बारे में न्यूज़ में, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया। और रेडियो एक्टिविटी को कम करने के लिए भी हम मशरूम या फंजाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का पोल्यूशन हो, अगर हम उसके लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बायो रेमिडिएशन बुलाते हैं। आपके लिए बस इसकी डेफिनेशन याद होना चाहिए, बस बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गई माइक्रोबियल सर्विस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर हमारा कंप्लीट।